जी। अम, चलिए, आप सभी को फिर से मैं सेशन में वेलकम करती हूँ। आई होप आप सभी लोगों की तैयारी तो वैसे बहुत अच्छी चल ही रही है, और आज के जो सेशंस है वो भी आपको आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। सभी लोग जो चैट में गुड इवनिंग लिख रहे हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। फिर से आप सभी का वेलकम है जो अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं। आज का सेशन जो रहेगा, हमारे क्वेश्चंस जो हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं लास्ट कुछ क्लासेस से, उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। और वही पैटर्न रहेगा जैसे कि हम करते हैं, मतलब आप लोग चैट में आंसर दीजिएगा, फिर हम साथ में आंसर देखेंगे। इसी तरह अपनी जो प्रैक्टिस है उसे हम दुरुस्त करेंगे। तो आई होप आप सभी तैयार होंगे आज के सेशन के लिए। तो फिर हम जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे एक थम्स अप लिख के भेज दीजिए, तो आज का हम सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। फटाफट भेज दीजिए आपका रिप्लाई दैट यू आर रेडी फॉर द सेशन। जी, प्रमोद जी ने भेज दिया है। और बाकी लोग तैयार हैं कि नहीं? ठीक है, वीरेंद्र जी ने भी भेजा है। बाकी सभी साथी ठीक है। चलिए, आप लोग तैयार हैं तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो ला रही हूँ, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अब आपको बताना है कि अंडर विच एक्ट एंड सेक्शन ऑफ आरबीआई, अंडर विच सेक्शन और एन एक्ट आरबीआई कैन गिव डायरेक्शन एंड डू इंस्पेक्शन ऑफ बैंक्स। तो क्वेश्चन ये है कि कौन से एक्ट या सेक्शन के अनुसार के अंडर आरबीआई जो है डायरेक्शन दे सकती है और इंस्पेक्शन कर सकती है बैंक का। तो अखिलेश जी कह रहे हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन कह रहा है बी आर एक्ट सेक्शन 35। ठीक है, वो बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। बाकी लोग भी फटाफट जवाब दीजिए। आपको क्या लगता है? वीरेंद्र जी, नारायण जी भी कह रहे हैं बी शुड बी द राइट आंसर। चलिए ठीक है, प्रमोद जी भी बी कह रहे हैं। ठीक है, और सभी लोग बी से सहमत है क्या? फटाफट जवाब दीजिए। देखिए, आप लोग आंसर्स देंगे तो सेशन जो है इंटरैक्टिव रहेगा, और हमें और एग्जाम के लिए हमें तैयारी भी हो जाएगी इस क्वेश्चन की। हमें ध्यान रहेगा एग्जाम में अगर आया क्वेश्चन तो, कि हमने तो ये इसकी तैयारी की हुई है। तो जी, सभी लोग बी कह रहे हैं। आरिफ जी कह रहे हैं, मनीष कुमार जी कह रहे हैं बी बी बी। तो जब सभी बी के साथ जा रहे हैं तो फिर देर नहीं करते, बी को लगाते हैं ताला। लेट्स लॉक द बी ऑप्शन और चेक करते हैं कि बी है सही जवाब या नहीं। यस, बी इज द राइट आंसर। सभी का जवाब जो है सही। अंडर बी आर एक्ट सेक्शन 35, आरबीआई कैन गिव डायरेक्शन एंड डू इंस्पेक्शन ऑफ द बैंक्स। अंडर बीआर एक्ट 35 सेक्शन के अनुसार आरबीआई डायरेक्शन भी दे सकता है और इंस्पेक्शन भी कर सकता है। चलिए, वेरी वेल डन, सभी को +1 मार्क्स। शुरुआत तो काफी अच्छी हुई है हमारी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। नॉमिनेशन एंड डिपॉजिट, सेफ कस्टडी एंड लॉकर अकाउंट्स आर डिफाइंड अंडर विच एक्ट? आपको बताना है, अगर आप नॉमिनेशन करते हैं डिपॉजिट का, सेफ कस्टडी का या लॉकर अकाउंट का, तो कौन से एक्ट में डिफाइन किया गया है? अखिलेश जी कह रहे हैं सी, राणा जी कह रहे हैं ए, और बिट्टू जी कह रहे हैं बी। ठीक है, तीन ऑप्शंस हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आए हैं। ए कह रहा है सेक्शन 45 ZA टू ZF ऑफ BR एक्ट, और बी कह रहा है, बिट्टू जी कह रहे हैं ए। ठीक है, ए, और हमारे पास सी ऑप्शन आया है। ठीक है, और एक ऑप्शन है सेक्शन 45 ZA टू ZF ऑफ RBI एक्ट। सी है सेक्शन 45 ZA ऑफ BR एक्ट एंड सेक्शन 45 ऑफ RBI एक्ट। चलिए ठीक है, मोस्टली आप लोग कह रहे हैं ए शुड बी द राइट आंसर, विच इज सेक्शन 45 ZA से ZF तक और ऑफ BR एक्ट। और दो तीन लोगों ने सी भी दिया है, तो यहाँ ए और सी के बीच में शायद कंफ्यूजन है। तो लेट्स चेक, यहाँ पर देख लेते हैं ए सही होना चाहिए या सी। तो दोनों में चेक करते हैं विच ऑप्शन शुड बी राइट। और किसी को लगता है ए और सी के अलावा कोई ऑप्शन है तो फटाफट बताइए। ठीक है, योगेंद्र जी कह रहे हैं ए, अविनाश जी कह रहे हैं सी। चलिए ठीक है, लेट्स सी इफ सी इज द राइट आंसर एंड ए, और ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर ए जो है वो सही जवाब है। सेक्शन 45 ZA से ZF तक BR एक्ट के अनुसार में आपको पता है कि नॉमिनेशन ऑफ डिपॉजिट, सेफ कस्टडी और लॉकर अकाउंट की डेफिनेशन दी गई है। तो यहाँ पर ए इज द राइट आंसर। तो ठीक है, वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 49 of RBI Act, which of the following is done by RBI? 49 सेक्शन के अनुसार आरबीआई के इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा जो चीज है वो आरबीआई द्वारा किया जाता है, आरबीआई करता है? आपको बताना है फटाफट। अनाउंसेस बैंक रेट, publishes fortnightly statement of assets and liabilities, prepare annual balance sheet, या none of the above? बैंक रेट अनाउंस करता है, बी कह रहा है फोर्टनाइट स्टेटमेंट एसेट और लाइबिलिटीज की पब्लिश करता है, एनुअल बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है, और नन ऑफ द अबव। आरबीआई इन चारों में से क्या करता है?
आप लोग कह रहे हैं बी, पब्लिशेस फोर्टनाइटली स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, सभी लोग बी के साथ जा रहे हैं। ओके, और कोई है जो बी के साथ डिसएग्री करता है, कोई और ऑप्शन के साथ जाना चाहता है? ठीक है, सभी लोग कह रहे हैं कि बी शुड बी द राइट आंसर, जो कि है पब्लिशेस फोर्टनाइटली स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो लगाते हैं बी को ताला। लेट्स सी, यहाँ पर बी नहीं, यहाँ ए जो है सही जवाब है। बैंक के जो रेट है वो अनाउंस करता है आरबीआई। ये बी और सी जो ऑप्शंस है ये सही नहीं है, तो यहाँ पर विच मेक्स ए द राइट आंसर, अनाउंसेस बैंक रेट। आरबीआई जो है बैंक रेट अनाउंस करता है अंडर सेक्शन 49। तो यहाँ पर सेक्शन की बात हो रही है। अगर तीनों चीज की बात होती, दोनों चीजों की बात होती, तो शायद ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ बैंक रेट या अनाउंसेस ऑफ बैंक रेट अंडर सेक्शन 49 ऑफ आरबीआई एक्ट। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मेंट बाय शेड्यूल्ड बैंक? शेड्यूल्ड बैंक से आप क्या समझते हैं? शेड्यूल्ड बैंक जो है वो क्या होता है? The bank under BR Act 1949, a bank included in second schedule of RBI Act, the bank under Banking Company Act 1956, या none of the above? आप सभी लोग कह रहे हैं, मैं देख रही हूँ बी के साथ जा रहे हैं। चंचल जी बी कह रहे हैं, योगेंद्र जी, नारायण जी, वीरेंद्र कुमार जी कह रहे हैं सी। ओके, एक ऑप्शन हमारे पास सी है। इंद्रसेन जी, मनोज कुमार जी भी सी कह रहे हैं, बाकी जो साथी हैं सभी कह रहे हैं बी। ऐसा बैंक होता है शेड्यूल बैंक जो कि सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट में मेंशन किया गया हो। और सी ऑप्शन कह रहा है बैंक अंडर बैंकिंग कंपनी एक्ट 1956। तो दो दो साथी हैं जो बी के साथ जा रहे हैं, बाकी जो है बी के साथ जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तो फटाफट आंसर दीजिए, आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए, सो दैट हम सबको ही फायदा हो इस सेशन से। चलिए, बी 100% कह रहे हैं राणा जी। देख लेते हैं यहाँ पर विच इज द राइट आंसर। यस, यहाँ पर बी जो है वो सही जवाब है। शेड्यूल बैंक है ऐसा बैंक जो कि आरबीआई एक्ट के सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूडेड हो, उसे आप शेड्यूल बैंक कह सकते हैं। विच मेक्स बी द राइट आंसर। वेरी वेल डन, वेरी वेल अटेम्प्टेड। जो लोग आंसर्स दे रहे हैं सभी लोग ही अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हैं। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Section 35A BR Act 1949 empower RBI of the followings। एक्ट की बात हो रही है, फिर से सेक्शन की बात हो रही है। 35A जो बीआर एक्ट है 1949 का, वो आरबीआई को क्या पावर्स देता है? ऑप्शंस है टू इम्पोज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, बी कह रहा है टू इम्पोज पेनल्टी ऑन द बैंक, सी कह रहा है टू इशू डायरेक्शन इन पब्लिक इंटरेस्ट, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर मैंने देखा है बी एंड सी ऑप्शंस देखे हैं। बी कह रहा है कि पेनल्टी लगा सकता है बैंक पे, सी कह रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कोई डायरेक्शन, कोई चीज इशू कर सकता है डायरेक्शन के रूप में। ठीक है, मोस्टली लोग सी सॉरी बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, विच इज टू इम्पोज पेनाल्टी ऑफ द बैंक। एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात हो रही है, इसीलिए थोड़ा सा ये सोचने वाला क्वेश्चन हो जाता है। अनुराग जी कह रहे हैं सी होना चाहिए, टू इशू डायरेक्शन इन पब्लिक इंटरेस्ट। सेक्शन 35A ऑफ बीआर एक्ट एम्पावर आरबीआई ऑफ द फॉलोइंग्स। ठीक है, तो कुछ साथी सी, कुछ साथी बी कह रहे हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर व्हाट इज द राइट आंसर। जी, यहाँ पर सी इज द राइट आंसर, इशू डायरेक्शन इन पब्लिक इंटरेस्ट। सेक्शन जो 35A है बीआर एक्ट का, वो आरबीआई को पावर देता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ भी डायरेक्शन जो है वो इशू कर सकता है। तो चलिए, यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। काफी लोगों ने सी को चुना। अनुराग जी इसको और एक्सप्लेन करके कह रहे हैं कि आरबीआई सब पब्लिक के लिए करता है, तो आरबीआई इज अ पब्लिक बैंक, पब्लिक फॉर द पीपल है, तो यहाँ पर पब्लिक के लिए डायरेक्शन इशू किया है। सी इज द राइट आंसर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Annual return of unclaimed deposit under section 26 of BR Act should be submitted to RBI within the following days आफ्टर क्लोज ऑफ द कैलेंडर ईयर। आपको बताना है जो एनुअल रिटर्न है अनक्लेम डिपॉजिट का, सेक्शन की बात करिए 26 ऑफ बीआर एक्ट, उसको कितने दिनों के अंदर आरबीआई को सबमिट करना चाहिए कैलेंडर ईयर खत्म होने के पहले। सभी लोग कह रहे हैं सी, विच इज 30 डेज। और कोई है जो सी के अलावा किसी और ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं तो प्लीज आप भी टाइप कर दीजिए। ठीक है, सी सी सी। ओके, सभी लोग कह रहे हैं सी शुड बी द राइट आंसर। 30 डेज, 30 डेज के अंदर होना चाहिए।
चलिए ठीक है, तो फिर जब सभी लोग एक बहुमत में हैं तो सी को ही लगाएंगे, लॉक कर देंगे सी को। यहाँ 30 days इज द राइट आंसर। 30 days के अंदर सबमिट करना पड़ेगा कोई भी एनुअल रिटर्न है अनक्लेम्ड डिपॉजिट का अंडर सेक्शन 26 ऑफ बीआर एक्ट में। तो सी इज द राइट आंसर, वेरी वेल डन। सभी को फिर से फुल मार्क्स क्वेश्चन में। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ गोल्ड कॉइन, गोल्ड बुलियन, फॉरेन सिक्योरिटी, रुपी कॉइन एंड रुपी सिक्योरिटी विच आरबीआई हैज टू मेंटेन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं स्टॉक की, चाहे वो गोल्ड कॉइन हो, गोल्ड बुलियन हो, फॉरेन सिक्योरिटी हो, कितना होगा जो आरबीआई को मेंटेन करना पड़ता है मिनिमम वैल्यू। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं 200 करोड़, 250 करोड़, 500 करोड़ एंड 1000 करोड़। तो कुछ साथी कह रहे हैं ए, जितेंद्र जी ने कहा है ए, बाकी कुछ लोग कह रहे हैं 250 करोड़ एंड 500 करोड़। तो यहाँ पे ए बी सी जो है आंसर जो हमें दिख रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं इधर 250 हो सकता है, 200 करोड़ हो सकता है, या 500 CR। तो ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। तो फिर देख लेते हैं, अपना कंफ्यूजन जो है दूर करते हैं। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम वैल्यू जो है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। मिनिमम वैल्यू के केस में 200 करोड़ इज द राइट आंसर फॉर द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ गोल्ड कॉइन, गोल्ड बिलियन, फॉरेन सिक्योरिटी। तो विच मेक्स ए द राइट आंसर। तो ध्यान रखिएगा 200 करोड़ इज द राइट आंसर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। No person in India other than RBI or central government can draw, accept, make or issue any bill of exchange or promissory note for payment of money payable to bearer and demand. This is a provision ऑफ। आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये जो प्रोविजन है वो कौन से एक्ट में है, दिया गया है। तो इंद्रसेन जी ने डी कह दिया है, बी डी ठीक है, मिक्स्ड है आंसर्स। फिर से मैं देख रही हूँ कुछ साथी कह रहे हैं बी इज सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई एक्ट, और कुछ कह रहे हैं सेक्शन डी 35 ऑफ एनआई एक्ट विच इज द डी ऑप्शन। ओके, तो फिर ठीक है, कुछ कह रहे हैं बी और कुछ कह रहे हैं डी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर डी के साथ मोस्टली लोग जाना चाहते हैं। ओके, बी और डी में कंफ्यूजन है। फिर से थोड़ा दुविधा वाला क्वेश्चन आ गया है, तो यहाँ पे इसको दूर करते हैं। यहाँ पर जो सेक्शन 31 है आरबीआई एक्ट का, वो कह रहा है कि कोई भी पर्सन इंडिया में आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा ड्रॉ, एक्सेप्ट या कोई इशू नहीं कर सकता बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट, किसके लिए, पेमेंट करने के लिए बियरर को, डिमांड पर उसके। तो यहाँ पर प्रोविजन जो ये बात कहता है वो है सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई एक्ट। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो बैंक डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर बोरोवर टू आरबीआई अंडर प्रोविजंस ऑफ। यहाँ पे बैंक जो है अपना जो इंफॉर्मेशन है उसके बोरोवर के बारे में कौन से प्रोविजन के अंडर डिस्क्लोज कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हमारे पास हैं। ओ नो, चलिए मैंने क्लिक कर ही दिया है। तो यहाँ पर आंसर आपको दिख ही गया है, अंडर सेक्शन 45C ऑफ आरबीआई एक्ट ऐसा प्रोविजन है कि बैंक जो है वो इंफॉर्मेशन अपनी डिस्क्लोज कर सकता है बोरोवर्स, उसके बोरोवर्स के बारे में। तो ठीक है, दिस इज द क्लिक मिस्टेक ऑफ माइन। तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। जिन्हें डाउट था वो क्लियर कर सकते हैं, बी इज द राइट आंसर अंडर सेक्शन 45C ऑफ आरबीआई एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं केयरफुल रहूंगी जी। What is the highest denomination bank note that RBI can issue as per provision of RBI Act? हाईएस्ट डिनोमिनेशन का बैंक नोट कितने का इशू कर सकता है आरबीआई, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस तो मैंने बोले ही नहीं, आप लोगों ने फटाफट आंसर दे दिया है, डी 10,000। ठीक है, हाँ, ऑप्शन में जो हाईएस्ट था वो था 10,000। तो आप लोग सभी कह रहे हैं कि डी को लगा दीजिए ताला। तो ठीक है, लेट्स गो विद द डी ऑप्शन। यस, डी इज द राइट आंसर। जो 10,000 का मैक्सिमम हाईएस्ट डिनोमिनेशन का बैंक नोट आरबीआई इशू कर सकता है उसके प्रोविजंस के हिसाब से, तो डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेल डन, फुल मार्क्स ऑन दिस क्वेश्चन सभी को। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं।
Bank have been prohibited to staple banknotes by RBI by issuing strict directives for implementation. Under which of the following these directives have been issued? बैंक ने जो है स्टेपल बैंक नोट्स को प्रोहिबिट कर दिया है, बंद कर दिया है। तो कौन सा जो डायरेक्टिव्स है, कौन सा एक्ट है उसके अंदर ये प्रोविजन है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शंस है सेक्शन 35A ऑफ इंडियन करेंसी एक्ट, सेक्शन 35A ऑफ एनआई एक्ट, सेक्शन 35A ऑफ बीआर एक्ट या सेक्शन 35A ऑफ आरबीआई एक्ट। ठीक है, आप लोग जवाब दे रहे हैं ए एंड डी। ए जो है सेक्शन 35 है और डी जो है सेक्शन भी 35 ही है, पर आरबीआई एक्ट और इंडियन करेंसी एक्ट दो इंस्टीट्यूशंस का डिफरेंस है। ठीक है, तो नेश्वर जी कह रहे हैं बी हो सकता है, बाकी लोग कह रहे हैं बी, सॉरी ए या डी में से हो सकता है। चलिए ठीक है, कंफ्यूजन को हम लोग दूर करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा प्रोविजन है जो ना ए ना बी ना डी। यहाँ पर जो सी है सेक्शन 35% ऑफ, सॉरी सेक्शन 35A ऑफ बीआर एक्ट जो है वो इशू करता है। अंडर 35A ऑफ बीआर एक्ट दीज डायरेक्टिव्स हैव बीन इशूड, तो यहाँ पर सी जो है वो सही जवाब है। तो आप लोग बीआर एक्ट ध्यान रख सकते हैं, सेक्शन 35A तो सही है बट बीआर एक्ट में दिया गया है इस सिचुएशन के बारे में जो डायरेक्टिव्स हैं वो सेक्शन 35A ऑफ बीआर एक्ट में दिए गए हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005? कौन है रिस्पॉन्सिबल के जो आरटीआई एक्ट 2005 के अंडर जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स जो आप लोग कह रहे हैं ए, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफिसर? सभी लोग कह रहे हैं ए। चलिए ठीक है, और कोई है जो एक ए से सहमत है, किसी और ऑप्शन के साथ जाना चाहता है, आप भी लिख सकते हैं चैट में। ठीक है, सभी लोग कह रहे हैं ए शुड बी द राइट आंसर विच इज पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। लेट्स लॉक ए ऑप्शन। जी हाँ, ए इज द राइट आंसर। पब्लिक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर प्रोवाइड करे इंफॉर्मेशन। तो वेरी वेल डन, फुल मार्क्स सभी ने दिया है सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इसी अच्छे नोट पे। आज का सेशन जो है मोस्टली आंसर्स आपके सही हैं, विच इज अ गुड साइन, आप लोग की तैयारी तो बहुत ही अच्छी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द टाइम पीरियड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट? टाइम पीरियड बताना है, कितने टाइम के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है अंडर आरटीआई एक्ट में। 30 डेज। ठीक है, मैंने ऑप्शंस पढ़े भी नहीं है, आप लोग एकदम रॉकेट स्पीड से आंसर दे रहे हैं। ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं विच इज 30 डेज। ओके, ए है 30 डेज, बी है 15, सी है 45 और डी कह रहा है कि कोई ऐसी टाइमलाइन ही नहीं है। चलिए ठीक है, तो सब लोग ए के साथ जा रहे हैं तो मैं भी ए के साथ ही जाऊंगी। एक ए जो है वो सही जवाब है। 30 डेज के अंदर प्रोवाइड करनी होती है इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट। वेरी वेल डन, फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन एज वेल। वेरी वेल डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का भी फटाफट ऐसे ही सही जवाब दे दीजिए सब लोग। व्हाट इज द टाइम लाइन फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट when information is sought concerns the life and liberty of a person? यहाँ पे एक कंडीशन है कि जहां पर किसी की लाइफ और लिबर्टी इन्वॉल्व हो तब क्या टाइमलाइन होनी चाहिए। तो आप सभी कह रहे हैं 48 आवर्स। ऑप्शंस हैं 24 आवर्स, 36 आवर्स, 48 आवर्स या 60 आवर्स। कुछ कह रहे हैं 24 आवर्स ए ऑप्शन, और कुछ साथी कह रहे हैं सी शुड बी द राइट आंसर विच इज 48 आवर्स। ठीक है, और कोई है जो किसी और ऑप्शन के साथ जाना चाहता है? सी के साथ मोस्टली आप लोग कह रहे हैं कि 100% सी होना चाहिए, 48 आवर्स के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यस, सी इज द राइट आंसर। 48 आवर्स के अंदर आपको प्रोवाइड इंफॉर्मेशन करनी है आरटीआई एक्ट के अंडर, अगर किसी का लाइफ और किसी की लिबर्टी ऑफ अ पर्सन इज इन्वॉल्व। चलिए वेरी वेल डन, फिर से फुल मार्क्स सभी के सही जवाब जा रहे हैं विच इज वेरी गुड। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी जवाब फटाफट सही दे दीजिए। व्हाट इज द फी फॉर बीपीएल कैटेगरी ऑन सबमिशन ऑफ बीपीएल प्रूफ पेबल फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट? फीस बताइए कितनी लगती है बीपीएल कैटेगरी में अगर वो बीपीएल प्रूफ देते हैं तो आप लोग कह रहे हैं नील। ऑप्शंस है 100 रुपीज, 10 रुपीज, 50 रुपीज या नो फीस, या जो कि है नील ऑप्शन। सभी लोग कह रहे हैं यहाँ पर नील है, कोई फीस नहीं लगती। चलिए ठीक है, तो लेट्स सी कि डी है क्या नहीं सही आंसर। डी को लगा देती हूँ ताला, बीपीएल के लिए नील है, अनुराग जी भी कह रहे हैं। चलिए ठीक है,
तो यस, नील इज द राइट आंसर। फिर से फुल मार्क्स ऑन दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। चलिए, ठीक है, आप लोग इलाबोरेट भी करते हैं। एपीएल के लिए 10 रुपीज, जनरल के लिए 10 रुपीज, ओके। चलिए, बीपीएल के लिए नील। अब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट इसका दीजिएगा सही जवाब। इन हाउ मेनी डेज अपील कैन बी डन अगेंस्ट इंफॉर्मेशन रिसीव्ड? कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, आप अपील करना चाहते हैं, तो कितने दिनों में आप उस अपील को कर सकते हैं? इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के अंदर? 30 डेज, 45 डेज, 90 डेज, या फिर 180 डेज? ओके, तो सभी लोग कह रहे हैं 30 डेज कह रहे थे कुछ लोग, बाकी साथी कह रहे हैं 45 डेज। तो मिक्स्ड आंसर्स हैं, 30 डेज एंड 45 डेज के बीच में। ए और बी ऑप्शन के बीच में है घमासान युद्ध चैट बॉक्स में। कुछ साथी कह रहे हैं कि 30 डेज में कर सकते हैं, कुछ कह रहे हैं 45 डेज में कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी लोग भी जवाब दीजिए। हम लोग काफी सारे लोग हैं सेशन में, अराउंड 50 लोग हैं। तो फटाफट आप लोग, बट सभी लोग जवाब नहीं दे रहे, सब लोग जवाब दीजिए। हम 30 सेकेंड का टाइम फ्रेम लेके चलते हैं। 30 सेकेंड्स की मैं क्लॉक चलाऊंगी, उसमें मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि सभी लोग आंसर्स दीजिए, सो दैट सेशन थोड़ा और इंटरेक्टिव हो और सभी को मजा आए। चलिए, देखते हैं कौन जीतता है, ए या बी। यहाँ पर जो है मैं दोनों को ही लॉक करती हूँ जी, ए इज द राइट ऑप्शन। तो 30 डेज के अंदर जो है आप अपनी अपील को कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं विद इन 30 डेज। तो ए इज द राइट आंसर। जिनको कंफ्यूजन था वो ध्यान रख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिनका सही था, वेरी वेल डन। चलिए, इसी बात पे आगे का क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर क्लीन नोट पॉलिसी विच नोट्स आर कॉल्ड सॉइल्ड नोट्स? क्लीन नोट पॉलिसी के अंदर कौन से नोट्स जो हैं उन्हें सॉइल्ड नोट्स कहते हैं? Where a portion of note is missing or cut into more than one pieces, extremely brittle, burnt, charred, stuck-up notes, which become dirty due to normal wear and tear, include two-piece notes pasted together and mismatched note. सभी लोग कह रहे हैं सी 100%। ज्योति जी ने भी आंसर दिया है 100%, सी के साथ बोल रहे हैं वो। एक साथी ने बी भी दिया था, और बाकी सभी कह रहे हैं कि सी जो है वो सही जवाब है। दुनेश्वर जी, प्रमोद जी, दया जी, सभी लोग कह रहे हैं सी। ऐसा नोट जो गंदे हो गए हैं नॉर्मल वियर एंड टेयर के कारण, और इसके अंदर टू पीस नोट भी आते हैं जो साथ में चिपकाए गए हैं, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। तो चलिए, लेट्स सी को ताला लगा देते हैं। तो यहाँ पे लेट्स लॉक द सी ऑप्शन। हाँ जी, सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर सॉइल्ड नोट्स वो हैं जो कि नॉर्मल वेयर एंड टेयर की वजह से गंदे हो गए हैं। इसमें ऐसे नोट भी आते हैं जो दो पीस नोट्स हैं, उन्हें जोड़ा गया है। वेरी वेल डन, फिर से फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसका भी जवाब देना है आपको फटाफट। टीडीएस के बारे में, व्हाट इज द एप्लीकेबल टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल मोर देन 1 करोड़ इन अ फाइनेंशियल ईयर? एक फाइनेंशियल ईयर में कोई 1 करोड़ से ज्यादा निकाल लेता है तो क्या टीडीएस उनको लगेगा? तो ठीक है, नील, 2%, 3%, 1%। ठीक है, तो यहाँ पर सभी लोग कह रहे हैं 2% लगेगा। 1 करोड़ से ज्यादा किसी ने पैसे अगर निकाल लिए हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, तो 2% का टीडीएस उन्हें देना पड़ेगा। और कोई है जो 2 के साथ नहीं जाना चाहता, कोई और ऑप्शन के साथ जाना चाहता है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप आंसर जरूर दीजिए। अगर गलत भी होगा तो एग्जाम में हमें सही जवाब पता रहेगा, बट पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। तो चलिए, यहाँ पर सभी 200% बी के साथ जा रहे हैं, तो लेट्स गो विद द 2% ऑप्शन। तो यस, 2% सही जवाब है। अगर किसी का मोर देन 1 करोड़ है विड्रॉल एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उनको 2% टीडीएस भरना पड़ेगा। चलिए, ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से सभी लोगों का सही जवाब, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन सभी का। चलिए, आनंद कुमार जी कह रहे हैं अगर आरटीआई आईटीआर नहीं है तो 5% लगेगा। चलिए, ठीक है। व्हेन एओडी इज टू बी टेकन इन केस ऑफ टर्म लोन रीपेबल इंस्टॉलमेंट, आपको बताना है। अगर एओडी लिया गया है टर्म लोन रीपेबल इंस्टॉलमेंट में, नहीं, तो रीपेबल इंस्टॉलमेंट कब से चालू होगी? फ्रॉम द डेट ऑफ एडवांस, लिमिटेशन फॉर ईच इंस्टॉलमेंट विल बी रन सेपरेटली फॉर पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, फ्रॉम द डेट ऑफ डीपीएन, और डी है जो है AOD must be obtained after 24 month but before 27 month of commencement of installment। ठीक है,
तो आप लोग आंसर्स दे रहे हैं बी और सी। ठीक है, बी जो है वो है लिमिटेशन है। तो यहाँ पर एओडी का मतलब है अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स या एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट हो सकता है। चलिए यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर जो है एओडी का मतलब है अपना जो अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लिए जाएंगे इन केस ऑफ टर्म लोन रिपेबल। तो ठीक है, तो यहाँ पर बी के साथ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। हाँ, बी जो है सही जवाब है। लिमिटेशन फॉर ईच इंस्टॉलमेंट विल रन सेपरेटली फॉर पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन पे डाउट है तो सर जो है वो आपको क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे कौन से एओडी की बात हो रही है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट की या अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स की। तो वैसे जैसा क्वेश्चन है लोन के बारे में, मुझे लगता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट होना चाहिए, क्योंकि चलिए इसको फ्लैग कर लेते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे हम लोग और डिस्कशन कर लेंगे। चलिए लेट्स, चलिए ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिगार्ड ऑफ सरफेसी एलिजिबिलिटी। जो हमारा सरफेसी एलिजिबिलिटी के अनुसार इनमें से कौन सा जो है इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट है। ऑप्शंस है account should be NPA, minimum amount due is rupees 1 lakh, documents are not time barred, and security interest not registered under SARSE या CERSAI। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं जब मिनिमम अमाउंट ड्यू है रुपीज 1 लाख, बी ऑप्शन। एंड कुछ कह रहे हैं डी शुड बी द राइट आंसर विच इज सिक्योरिटी इंटरेस्ट नॉट रजिस्टर्ड अंडर CERSAI। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन सी भी आया है हमारे पास विच इज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट टाइम बार्ड। दो ऑप्शंस में हमें लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है कंफ्यूजन। यहाँ पर चेक कर लेते हैं हमारा सही जवाब जो है वो क्या क्या बी होना चाहिए या डी या कुछ और। डी इज द करेक्ट आंसर। जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा सिक्योरिटी इंटरेस्ट नॉट रजिस्टर्ड अंडर CERSAI। इन चारों ऑप्शन में से ये जो इन्फॉर्मेशन है सरफेसी एलिजिबिलिटी के अंडर सही नहीं है। तो यहाँ पर विच मेक्स डी द राइट आंसर। डी जो है इन चारों में से इनकरेक्ट है। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नॉट करेक्ट। फिर से इसमें बताना है इन रिगार्ड ऑफ सरफेसी एग्जेम्प्टेड सिक्योरिटी। सरफेसी के रिगार्ड्स में ही एग्जेम्प्टेड सिक्योरिटी में जो इंफॉर्मेशन है कौन सी सही नहीं दी गई है चारों ऑप्शन में से। when lien is available, where pledge is available, amount less than 2 lakh, and creation of any security in any vessel। तो बताइए इन चारों में से जो है इंफॉर्मेशन कौन सी गलत है एग्जेम्प्टेड सरफेसी एग्जेम्प्टेड सिक्योरिटीज के जो रिगार्ड्स में। ठीक है, आप सभी लोग कह रहे हैं सी अमाउंट लेस देन 2 लाख, ये इंफॉर्मेशन जो है ये सही नहीं है। ओके, सभी लोग कह रहे हैं सी। और कोई है जिनको लगता है कुछ और ऑप्शन हो सकता है? ठीक है, सभी लोग कह रहे हैं सी। ज्योति जी कह रहे हैं डी, एंड दया एंड चंचल जी कह रहे हैं बी होना चाहिए। तो ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है। ठीक है, ए भी आ गया है, A B C D सारे ऑप्शंस आ गए हैं हमारे पास। तो ठीक है, इसमें कंफ्यूजन है, चारों ही ऑप्शन हमारे पास आंसर्स हैं। यहाँ पर जो सी ऑप्शन है अमाउंट लेस देन 2 लाख ये इनकरेक्ट है। सरफेसी एग्जेम्प्टेड सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग में देखेंगे इज नॉट करेक्ट पूछा है। ये तीनों ऑप्शन A B C इज करेक्ट। जब लीन अवेलेबल हो, जब प्लेज इज अवेलेबल, क्रिएशन ऑफ एनी सिक्योरिटी इन अ वेसल, ये तीनों सही है एंड सी इज द रॉन्ग आंसर। तो आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए, व्हाट आर
ऑल नॉट मोड फॉर सरफेसी नोटिसेस, इनमें से कौन से जो है वो सरफेसी नोट्स का मोड नहीं है, नॉट मोड फॉर सरफेसी नोटिसेस क्या कहा है क्वेश्चन में। तो ठीक है, आप लोग कह रहे हैं ए, एक ऑप्शन हमारे पास डी भी आया है, बट मोस्टली लोग कह रहे हैं ए, और कुछ कह रहे हैं डी। बाय हैंड डिलीवरी, गलत गलत बताना है, गलत मोड कौन सा है, फैक्स मैसेज और ईमेल कह रहे हैं, और बाय हैंड डिलीवरी, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और कुरियर। ठीक है, अजीत जी, अनिल जी, आप लोग कह रहे हैं डी, और बाकी सभी बाकी बहुत सारे लोग कह रहे हैं ए, हैंड डिलीवरी जो है वो नहीं है मोड, और आप कह रहे हैं फैक्स या ईमेल से नहीं, इज नॉट द मोड फॉर सरफेसी नोटिस। लिख लेते हैं यहाँ पर जो हमारा सही जवाब है क्या होना चाहिए। जी हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर। फैक्स मैसेज या ईमेल के थ्रू कंफर्मेशन ना भेज के नहीं भेजे जाते सरफेसी नोटिस, बाकी आप हैंड डिलीवरी, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर के थ्रू भेज सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए जो है डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Borrower objection against demand notice to be replied in how many days? Borrower rejection है, अगर borrower का objection है किसी demand notice के लिए, तो कितने दिनों में इसको आपको reply करने की जरूरत है, रिक्वायर्ड है? 30 days, 15 days, 7 days या 21 days? सभी लोग यहाँ पर बी कह रहे हैं, अभी 15 days। ओके, जब ओके सभी लोग कह रहे हैं कि 15 days में होना चाहिए रिप्लाई। चलिए ठीक है, जब सभी लोग डी के साथ जा रहे हैं तो फिर देरी किस बात की। लेट्स लॉक द डी ऑप्शन। यहाँ पर सॉरी बी ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर। 15 days, 15 days के अंदर बोरोवर जो है ऑब्जेक्शन कर सकता है कोई भी डिमांड नोटिस के, सॉरी बोरोवर का कोई ऑब्जेक्शन है डिमांड नोटिस के लिए, तो उसको 15 दिन के अंदर रिप्लाई करने की जरूरत है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव जी, आप प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये आपको शेयर हो जाएगी पूरी पीपीटी आपके लॉगिन सेक्शन में, इवन वीडियो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो अभी हम लोग आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, सभी को मिल गए हैं फर्स्ट वन फुल मार्क्स। ओ माय गॉड। चलिए इन रिस्पेक्ट ऑफ चलिए यहाँ पर क्वेश्चन इन रिस्पेक्ट ऑफ सी आर एस आई विच इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है इस सरसाई या सी आर एस आई के उसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है। सभी लोग बड़े क्लेवर हैं, सभी लोगों ने देख लिया यहाँ पर कि सी जो था वो ऑप्शन था, जो कि मैंने दिखा दिया है। तो ठीक है, यहाँ पर सभी को फिर से मिलेंगे फुल मार्क्स। यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन है जो है सही जवाब है, हाइपोथेटिकेशन ऑफ व्हीकल्स जो है सही जवाब है। सभी लोग बहुत ईमानदार हैं, सभी ने दिया है सी आंसर। चलिए, इससे ये पता चल रहा है कि सबका ध्यान है सेशन में, विच इज अ गुड साइन। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लेते हैं अगले क्वेश्चन में आप लोग सभी इसी मत के साथ सही जवाब देते हैं या नहीं। चलिए, व्हाट इज द फी चार्जेबल फॉर लोन अप टू 5 लाख फॉर सी आर एस ए आई? कौन जो फीस कितनी लगती है अगर कोई 5 लाख अप टू 5 लाख का लोन लेता है? तो फटाफट बता दीजिए, सभी लोग को सही जवाब देना है। बी कह रहे हैं 100, एक साथी ने कहा ए, कुछ साथी कह रहे हैं ₹50, ₹100। आप में से कुछ कह रहे हैं कि 50 भी लगती है, कुछ कह रहे हैं 100 भी लगती है, कंफ्यूज है। ठीक है, पर ठीक है, मोस्टली लोग कह रहे हैं कि 100 रुपीज। योगेंद्र जी कह रहे हैं ए हो सकता है। बाकी लोगों का क्या कहना है, ए या बी? ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर ए बी में फिर से कंफ्यूजन है, घमासान युद्ध भी है। तो यहाँ पर जो ए है वो सही आंसर है। 50 रुपीज जो है फीस चार्जेबल है फॉर लोन अप टू 5 लाख फॉर सी आर एस ए आई या सर से साई, जो भी आप लोग कहते हैं। यहाँ पर ₹50 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ए विच मेक्स ए द राइट आंसर। तो यहाँ पर बी पे जिनको कंफ्यूजन था, ठीक है, श्रीदेवी जी कह रहे हैं ये शायद ओल्ड है। तो ठीक है, इसको 19 क्वेश्चन के साथ भी रिव्यू में देख लेते हैं यहाँ पर कि 19 इज द करेक्ट और 20 इज द करेक्ट, 25 सॉरी 50 इज करेक्ट और 100 इज करेक्ट। तो इसको भी फ्लैग कर लेते हैं, क्वेश्चन 25। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन।
ये रहा क्वेश्चन, व्हाट इज द फी चार्जेबल फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अंडर सरसाई। तो कौन सेटिस्फैक्शन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए फीस बतानी है आपको कि कितनी फीस लगती है। तो बता दीजिए फटाफट। यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं हमारे पास हैं 10, 25, 5 एंड नील। तो आपको बताना है फटाफट कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। तो डी और बी में ऑप्शंस आप लोग दे रहे हैं कि डी हो सकता है नील, और बी जो है वो है 25। तो यहाँ पर देख लेते हैं, बी जो है वो है 25 और डी कह रहा है नील, यानी कि कोई फीस नहीं लगती। तो यहाँ पर बी और डी में फिर से कंफ्यूजन है। देख लेते हैं यहाँ पर बी होना चाहिए सही या फिर डी। तो चलिए दोनों में से दोनों को ही रखते हैं 50-50। यहाँ पर डी जो है सही जवाब है। फॉर द सेटिस्फैक्शन फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ सिक्योरिटी अंडर सरसाई देर इज नो फीस, कोई फी चार्जेबल नहीं होती, विच मेक्स डी नील द राइट आंसर। तो डी इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेल डन। यहाँ पर जिनको कंफ्यूजन था 25 और नील में, तो यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज द टाइम लाइन फॉर क्रिएशन ऑफ सरसाई इंटरेस्ट। टाइम लाइन बतानी है कि अगर आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना है तो टाइम लाइन क्या होनी चाहिए, 30 डेज, 60 डेज, 10 डेज या इमीडिएटली। ठीक है। तो आप लोग में से कुछ लोग कह रहे हैं 30 डेज और एक साथी ने कहा है इमीडिएटली। कह रहे हैं कि 30 डेज पहले था अब इमीडिएटली हो गया है। ठीक है, यहाँ पर बट ए और डी में कंफ्यूजन है, 30 डेज एंड इमीडिएटली। चलिए लेट्स सी यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होना चाहिए। इमीडिएटली, डी इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि आप में से किसी ने एक्सप्लेन किया, अब इमीडिएटली हो गया है। पहले जो था 30 डेज था, तो अब जो टाइम लाइन है इज इमीडिएटली फॉर क्रिएशन ऑफ सरसाई इंटरेस्ट। तो यहाँ विच मेक्स डी द राइट आंसर। चलिए आई होप दिस इज क्लियर। अब तो हम इसी नोट पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेफ कस्टडी आर्टिकल्स कम अंडर विच एक्ट। सेफ कस्टडी आर्टिकल्स हैं वो कौन से एक्ट के अंडर आते हैं, फटाफट बता दीजिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1872, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एनआई एक्ट या फिर बीआर एक्ट। तो सभी लोग अभी कह रहे हैं ए शुड बी द राइट आंसर, विच इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेफ कस्टडी आर्टिकल्स के बारे में क्वेश्चन है। सभी कह रहे हैं ए, विच इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, और कोई है जो जिन्हें लगता है ए के अलावा कुछ और हो सकता है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग ए के साथ जा रहे हैं। अनुराग जी कह रहे हैं डी। डी सेफ कस्टडी जो है बीआर एक्ट के अंदर आ सकता है, विच इज द डी ऑप्शन। बाकी सभी कह रहे हैं ए। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ए जो है हमारा सही है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 का सेफ कस्टडी आर्टिकल्स जो है वो इस एक्ट के अंडर आते हैं। तो यहाँ पर ए इज द राइट आंसर। सभी लोगों को जिन्होंने ए आंसर दिया फुल मार्क्स। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the relationship between banker and customer in case of standing instruction? बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप क्या होगा कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है उसके केस में। एजेंट प्रिंसिपल, डेटर क्रेडिटर, बेली बेलर एंड प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो यहाँ पर आप लोग कह रहे हैं ए एजेंट और प्रिंसिपल। बैंकर जो होगा एजेंट होगा और कस्टमर जो होगा वो प्रिंसिपल होगा। ठीक है, सभी लोग कह रहे हैं ए। मनोज जी कह रहे हैं बी डेटर और क्रेडिटर। बाकी सभी कह रहे हैं ए होना चाहिए। के सिंह जी, वीरेंद्र कुमार जी, बबलू जी ए कह रहे हैं एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप होगा। और एक ऑप्शन है हमारे पास डेटर और क्रेडिटर का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ए बहुमत के साथ जाऊंगी, ए को लगाऊंगी ताला। तो यहाँ पर ए जो है सही जवाब है। एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप होगा बैंकर और कस्टमर के बीच में इन केस ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। तो वेरी वेल डन, फुल मार्क्स। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी सही जवाब है आज आप लोगों के। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। Banker's line is
बैंकर्स लीन या लाइन को आप क्या होता है? अ स्पेशल टाइप ऑफ मॉर्टगेज, एन इम्प्लाइड प्लेज, अ हाइपोथेटिकेशन ट्रांजैक्शन या टाइप ऑफ असाइनमेंट। सभी लोगों ने कह दिया इम्प्लाइड एज विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। सभी ने कह दिया है बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सभी लोग जब बी के साथ जा रहे हैं तो फिर ठीक है, हम भी बी को ही लॉक कर देंगे, बी को ही लगा देंगे ताला। तो यहाँ पर हाँ जी हाँ, बी इज द राइट आंसर। बैंकर्स लीन इज एन इम्प्लाइड एज विच मेक्स सबका सही जवाब हो गया इसमें। फुल मार्क्स टू एवरीवन। तो आज के हमारे कुछ यही 30 क्वेश्चंस थे जो हमने एक क्विक मॉक की तरह जो है प्रैक्टिस किया। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों को जो डाउट्स हैं वो आप इसके बाद विजय सर का सेशन होगा, लिंक आपको वो प्रोवाइड करेंगे। अराउंड 10 o'clock उनका सेशन रहेगा, तो उससे हम लोग आप लोग जरूर जुड़िएगा। आप लोगों ने जिनका 19 तारीख को पेपर है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो सर का सेशन है, और जो भी हम अभी तक क्लासेस कर रहे हैं वो जो उन सब में भी आपको जो है काफी हेल्प मिलेगी। विजय सर का जो सेशन रहेगा वो नियरली 10 o'clock रहेगा, थोड़ा लेट रहेगा। तो आप लोग प्लीज उस सेशन को भी ज्वाइन कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और आपके जो 2 क्वेश्चन के डाउट थे आप पूछ सकते हैं उस क्वेश्चन में। तो इसी नोट पे थैंक यू। और हाँ, आप जिन लोगों का पेपर है 19 को, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है और विजय सर ने भी बहुत मेहनत करी है, हम सब ने मिलके खूब प्रैक्टिस करी है। तो आप लोग फिक्र मत कीजिएगा, बहुत सबको सक्सेस मिलेगी। और फिर से आप सभी का थैंक यू। आज का कोट हम पढ़ लेते हैं। जो है, शिक्षा ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। तो बहुत ही अच्छा कोट है। जब जो भी हम सीख रहे हैं ये हमारे सबके हार्ट में है, माइंड में है, और हमारी स्पीच से भी हम लोग दिखा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। इसी कोट के साथ में आज का जो सेशन है ग्रेजुएट सेशन, श्रीदेवी जी भी कह रही हैं कि उन्हें बहुत अच्छा हो रहा है, सेशंस काफी अच्छे लग रहे हैं। प्रेंद्र जी का भी कहना है प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा सेशन हो रहा है। दया जी कह रहे हैं, अनुराग जी कह रहे हैं शानदार सेशन। चलिए ठीक है, अच्छा लगा। आप लोग पसंद कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कुछ और आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, आप मुझे बता सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच। और कल शिवरात्रि है, तो इन एडवांस आपको सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि एंड ऑल द बेस्ट। जी ठीक है, वेरी वेरी गुड नाइट। आप लोगों के फीडबैक के लिए थैंक यू सेशन प्रदीप जी, एक्चुअल में बहुत ही भुवनेश्वर जी। शानदार शानदार मतलब अति उच्च पसंद था। थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू सो मच। आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसलिए सेशन काफी इंटरेक्टिव बनता है। ऐसे ही आप लोग आंसर देते रहिए, और ऐसे ही हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके पढ़ाई को और एंजॉय करेंगे। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू मैम। नेक्स्ट सेशन में जुड़िएगा, आपको नई लिंक मिलेगी। और तब तक के लिए, नेक्स्ट सेशन तक के लिए गुड नाइट। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर से मिलते हैं।